चार्टर्ड, इस रिवीजन सीरीज में आज हम लोग शुरू करेंगे वन वेरी बेसिक लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बट बहुत फंडामेंटल स्टैंडर्ड जो आप लोग इंटरमीडिएट या आईपीसीसी में भी पढ़ते हो। स्टैंडर्ड का नाम है बोरिंग कॉस्ट, IND 23 चार्टर्ड। पहले इसका हेडिंग लिखते हैं, फिर कुछ बातें करते हैं। ये स्टैंडर्ड सुनकर सबको तुरंत ऐसा लगता है ये तो बड़ा आसान स्टैंडर्ड है, बहुत सिंपल। IND 23 बोरिंग कॉस्ट। करेक्ट। अब बोरिंग कॉस्ट, बोरिंग कॉस्ट सुनते ही सबसे पहले हमें क्या याद आता है कि सर एक ये इंटरेस्ट का कॉस्ट है और ये स्टैंडर्ड हमें ये बताता है कि इंटरेस्ट कॉस्ट एसेट में ऐड होगा या नहीं होगा। अगर इतनी सी बात की जाए तो करेक्ट, एकदम सिंपल टर्म्स में, सिंपलेस्ट फॉर्म में डिस्कशन किया जाए तो बोरिंग कॉस्ट का स्टैंडर्ड का मतलब क्या है? सर बोरिंग कॉस्ट स्टैंडर्ड हमें ये बताता है कि जो हमने इंटरेस्ट कॉस्ट इनकर्ड किया है वो हमारे एसेट में ऐड होगा या कैपिटलाइज होगा या नहीं, ये बताता है। बस इतनी सी बात, करेक्ट है ना? अब बोरोइंग कॉस्ट का मतलब कॉस्ट ऑफ बोरोइंग, करेक्ट। हाँ, तो पहली बात तो हमने ये लिख ली, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग। इट इज कॉस्ट ऑफ बोरोइंग, ठीक है ना? अब अगर मैं पूछूं कि बोरोइंग्स का मतलब क्या है, सर बोरोइंग्स का मतलब है लोन, एनी फॉर्म ऑफ डेट या लोन, करेक्ट। तो इट इज एनी फॉर्म ऑफ लोन या डेट, इट इज एनी फॉर्म ऑफ लोन और डेट। हाँ, जैसे ही मैं लोन और डेट की बात करता हूं ना, चार्टेड पहले मेरे दिमाग में आ जाता है, क्योंकि भाई अकाउंट्स के बंदे हैं। अकाउंट्स के बंदे को एक आदत होती है सारी एसेट और लायबिलिटी को वी आर हैबिचुएटेड टू डिवाइड इन टू पार्ट, करंट नॉन करंट। ये जो भी हमने लोन ली है चार्टर्ड, ये करंट लायबिलिटी है, नॉन करंट लायबिलिटी, ये करंट एसेट है, नॉन करंट एसेट है। तो ये डेट है, ये लॉन्ग टर्म है, शॉर्ट टर्म है, कि कोई भी डेट चलेगी सर, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म से कोई मतलब ही नहीं है, स्टैंडर्ड इसकी कोई बात ही नहीं करता है। देखा, तुरंत हमने एक बुद्धि लगाई कि सर ये लोन लॉन्ग टर्म हो या शॉर्ट टर्म इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां तक ये बात ठीक है। दूसरी बात तुरंत ये आई कि स्टैंडर्ड इसकी कोई बात ही नहीं करता है। मतलब आपने स्टैंडर्ड में गए, आप हम लोग भी स्टैंडर्ड एंटर करेंगे चार्टर्ड। एनी फॉर्म ऑफ लोन और डेट, अगर मैं कहूं, आपने मुझे सबसे पहले सिंपलेस्ट डेफिनेशन क्या दिया था? सिंपलेस्ट डेफिनेशन दिया था जो सर इंटरेस्ट का कॉस्ट है वो एसेट में ऐड होगा या नहीं। इंटरेस्ट किस पर? लोन पर, ठीक है। लोन कौन सी वाली? सर कोई भी लोन ले लो। अगर मैंने एक कंस्ट्रक्शन के लिए बैंक ओवरड्राफ्ट ले लिया था, एक कंस्ट्रक्शन के लिए बैंक ओडी ले लिया था और उस बैंक ओडी के रुपए मैंने कंस्ट्रक्शन में यूज कर लिए, तो क्या बैंक ओडी का जो इंटरेस्ट होगा वो कैपिटलाइज होगा? या फिर ऐसा मान सकते कि हमारे पास ऑलरेडी बैंक ओडी थी और हमने एक्स्ट्रा बैंक ओडी ले ली फॉर यूजिंग इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द एसेट, उस पर भी तो इंटरेस्ट लगा। विल दैट इंटरेस्ट बी कैपिटलाइज्ड और नॉट? सर होगा ही, एग्जैक्टली। तो इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग का मतलब बोरोइंग कुछ भी हो सकता है, इट इंक्लूड बैंक ओवरड्राफ्ट ऑल्सो चार्टर्ड। इट includes बैंक ओवरड्राफ्ट ऑल्सो, करेक्ट, ठीक है सर। लोन हिंदुस्तान से लेनी होगी, बाहर से लेनी होगी, सर कहीं से भी लो, एग्जैक्टली। इट
includes foreign borrowings also। जैसे हम फॉरेन बोरोइंग्स की बात करते हैं, फॉरेन बोरोइंग्स की बात करते हैं, बाहर से लोन ली है, तो हमारे दिमाग में और एक बात आती है चार्टर्ड। जैसे हम लोग फॉरेन बोरोइंग्स की बात करते हैं चार्टर्ड, हमारे दिमाग में और एक बात आती है, भाई फॉरेन बोरोइंग्स ली है मैंने, ठीक है, उस पर फॉरेन करेंसी फ्लक्चुएशन हुआ है। हाँ, उस फॉरेन करेंसी फ्लक्चुएशन से जो लोन रीपेमेंट करनी होगी, मैंने जब लोन ली थी तो डॉलर का रेट 70 था, ईयर के एंड में डॉलर का रेट 75 हो गया, तो 5 रुपीज जो एक्स्ट्रा हम लोग लोन रीपेमेंट में देंगे, तो 5 रुपीज जो एक्सचेंज डिफरेंस लगा, क्या वो भी बोरोइंग कॉस्ट में माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? सर इंटर में कुछ पढ़ा था ऐसा कि इसमें कोई एडजस्टमेंट करना पड़ता है। आप ये डायरेक्टली नहीं कह सकते कि एक्सचेंज डिफरेंस को बोरोइंग कॉस्ट नहीं मानेंगे या पूरे एक्सचेंज डिफरेंस को बोरोइंग कॉस्ट मानेंगे। कुछ स्टूडेंट्स ये भी कह रहे होंगे कि सर वो एक्सचेंज डिफरेंस जितना वो बोरोइंग कॉस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है उतना बोरोइंग कॉस्ट मांगेंगे, बाकी के बोरोइंग कॉस्ट को बोरोइंग कॉस्ट नहीं मानेंगे। चार्टर्ड बोरोइंग कॉस्ट तो सारा ही है, कितना कैपिटलाइज होगा कितना नहीं होगा उसकी बात चल रही है। हाँ, तो आप बोल सकते हो जितना बोरोइंग कॉस्ट इंटरेस्ट के रूप में माना जाएगा उतना फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंस, जितना बोरोइंग कॉस्ट एक्सचेंज डिफरेंस इंटरेस्ट के रूप में माना जाएगा, भाई उसको कैपिटलाइज कर देंगे, बाकी को नहीं करेंगे। अभी बात क्लियर नहीं हुई, इस पर डिस्कशन करेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इट इंक्लूड फॉरेन बोरोइंग ऑल्सो। अच्छा, बोरोइंग्स का मतलब मैं तो पैसे लूंगा, ठीक है ना, बोरोइंग्स का मतलब मैं पैसे लूंगा। हाँ, अब सपोज चार्टर्ड मैंने पैसे नहीं लिए, एक चीज समझिए, मैंने क्या हुआ, आपसे लोन ली, ठीक है, उस लोन से मैंने एसेट खरीदी, ठीक है, हाँ जी, ऐसा नहीं करके मैंने आपसे एसेट खरीदी और पैसे मैं आपको बाद में दूंगा, हो सकता है कि नहीं हो सकता? मतलब आप ध्यान से सुनिए, अरेंजमेंट क्या था, मैंने लोन ली, हाँ जी, लोन ली और उस लोन के पैसे से एसेट खरीद ली। अब लोन के पैसे मैं धीरे धीरे चुका रहा हूं जिस पर इंटरेस्ट दे रहा हूं, वो इंटरेस्ट को कैपिटलाइज करना है, उस इंटरेस्ट को बोरोइंग कॉस्ट बोलते हैं। उस इंटरेस्ट को कैपिटलाइज करना है नहीं करना है वो बात की बात है, करेक्ट? हाँ, मैं तो यहां पे बोरोइंग्स की बात कर रहा हूं। अगर मैं कहूं मैंने लोन ली, मैंने लोन ली और एसेट खरीद ली, वो लोन तो बोरोइंग्स है ही, लेकिन चार्टर्ड मैंने एसेट ही आपसे खरीद ली और पैसे आपको धीरे धीरे दे रहा हूं, तो क्या वो भी बोरोइंग्स है? हाँ, बोरोइंग्स तो है चार्टर्ड, डेफिनेटली बोरोइंग्स है वो, क्योंकि डिफरेंस क्या हुआ, ये राम है, आप श्याम हो, मैंने श्याम से लोन ली, राम से एसेट ली, तो श्याम की लोन को रीपेमेंट कर रहा हूं। मगर सिचुएशन चेंज कर देते हैं, मैंने श्याम से ही लोन ली और श्याम से ही एसेट भी खरीदी, राम से लोन ली, श्याम से एसेट खरीदी थी, पॉइंट एकदम क्लियर है, ये बोरोइंग है। श्याम से लोन ली, श्याम से ही एसेट ली, तो थोड़ा कंफ्यूजन पैदा होता है, एम आई क्लियर? लेकिन वो भी बोरोइंग्स ही है। हाँ, ये आप जरूर बोल सकते हैं, उसका जो बोरोइंग कॉस्ट का ट्रीटमेंट है वो यहां पर कवर नहीं होगा, हमारा स्टैंडर्ड कवर नहीं करता है। अच्छा, इट इंक्लूड्स any loan from on debt, it includes bank OD also, it includes foreign borrowings also, it definitely includes asset purchased on lease, but लीज के लिए हमारा अलग स्टैंडर्ड है, करेक्ट है ना? हाँ जी, तो इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूं। अब चार्टर्ड कॉस्ट, कॉस्ट क्या होता है? कॉस्ट होता है चार्टर्ड, एक तो हम लोग इसको मान लेते हैं बेसिक इंटरेस्ट कॉस्ट, हाँ, डिस्काउंट ऑन इशू और प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। सर किस चीज की बात करें? कोई भी इंस्ट्रूमेंट, कोई भी इंस्ट्रूमेंट, मैंने आपसे 90 रुपीज लिए,
और मैं आपको 100 रुपीज दूंगा। करेक्ट। तो लॉ इसको कहता था भाई 100 रुपीज नॉमिनल वैल्यू है, डिबेंचर की बात कर लेते हैं, 100 रुपीज नॉमिनल वैल्यू है, 90 में इश्यू किया तो 10 रुपए डिस्काउंट है। बट हम तो ऐसे ही सोचेंगे ना भाई, 90 रुपया लिया, 100 रुपया दिया वापस, नॉमिनल वैल्यू मारो गोली, कॉमन सेंस की बात करते हैं चार्टर्ड। डिबेंचर के इश्यू का मतलब लोन ही लिया ना। हाँ, तो मैंने आपसे 90 रुपीज लिए पैसे, 100 रुपीज लौटाऊंगा। 10 रुपए क्या है सर? इंटरेस्ट, डिस्काउंट ऑन इश्यू जिसको बोलते थे। मैंने 90 रुपीज लिया आपसे, 105 लौटाऊंगा, तो पूरा का पूरा 15 ही तो इंटरेस्ट हुआ ना। कॉमन सेंस तो यही बोलता है कि भाई 90 लिए, 105 लौटाए, तो पूरा का पूरा 15 रुपीज इंटरेस्ट चार्टेड। अगर मैं ऐसा कहूं 10 रुपीज डिस्काउंट ऑन इश्यू, 5 रुपीज प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, क्योंकि नॉमिनल वैल्यू 100 है। सर वापस बोलो धीरे धीरे, नॉमिनल वैल्यू 100 है, ठीक है, मैंने इश्यू किया 90 में, मतलब आपने मुझे 90 दिए, 10 रुपीज क्या कहेंगे? डिस्काउंट ऑन इश्यू। रिडेम्पशन के समय मैंने आपको 105 रीपे किया, रिडेम्पशन के समय मैंने आपको 105 रीपे किया, करेक्ट? हाँ जी। अगर रिडेम्पशन के समय मैंने 105 रीपे किया तो 5 रुपीज प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। यस, मैं ऐसे नहीं सोचता, या कोई भी ऐसे नहीं सोचता है। वन कॉमर्स पर्सन वुड थिंक हाउ मच, आई हैव टेकन हाउ मच 90, आई एम रीपेइंग हाउ मच 105, तो पूरा का पूरा 15 रुपीज इंटरेस्ट कॉस्ट है, करेक्ट? इसलिए मैंने डिस्काउंट ऑन इश्यू और प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन भी लिख दिया। तीसरा है एक्सचेंज डिफरेंस। करेक्ट। एक तो सिंपल इंटरेस्ट का, दूसरा कॉस्ट ऑन इश्यू और प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, तीसरा एक्सचेंज डिफरेंस। नाउ चार्टर्ड, तो ये पता चल गया कॉस्ट का मतलब क्या होता है, और एकदम सिंपलेस्ट भाषा में आ जाए चार्टर्ड, कॉस्ट का मतलब क्या होता है? एक प्रॉपर्टी मैंने ली यूज करने के लिए, तो यूज करने का एक कॉस्ट है, तो हाँ, उस यूज करने के कॉस्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? रेंट, करेक्ट? हाँ जी। मैंने एक गाड़ी भाड़ा पे ली, रेंट पर गाड़ी ली भाड़े पर, तो उसका भी तो हायर चार्जेस देना होगा, तो कॉस्ट ऑफ यूजिंग द कार क्या होगा? हायर चार्जेस। मैं ट्रेन में, बस में, टैक्सी में, फ्लाइट में, ऑटो में ट्रैवल कर रहा हूं, तो भाई उस डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए मैंने किसी और की एसेट यूज की। हाँ, तो कॉस्ट ऑफ यूजिंग द एसेट फॉर द पर्पस ऑफ ट्रैवलिंग, उसका कॉस्ट तो देना होगा ना, उस कॉस्ट को क्या बोलते हैं? एयर फेयर, ऑटो फेयर, बस फेयर, ट्रेन फेयर, एयर फेयर, कुछ भी बोल लो। हाँ, तो उसी तरह आप किसी के पैसे यूज करोगे तो उसको कॉस्ट दोगे कि नहीं? तो बेसिकली ओवर ईयर कॉस्ट ऑफ बोरोइंग, कॉस्ट, इंटरेस्ट का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ यूजिंग मनी, कॉस्ट ऑफ यूजिंग प्रॉपर्टी रेंट, कॉस्ट ऑफ यूजिंग इमूवेबल प्रॉपर्टी हायर चार्जेस, कॉस्ट ऑफ यूजिंग अ प्रॉपर्टी फॉर कवरिंग अ सर्टेन डिस्टेंस इज फेयर, वैसे ही कॉस्ट ऑफ यूजिंग मनी इज इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट के अलग अलग नाम दिए गए, डिस्काउंट बहुत जन बोल देते हैं, जैसे लॉ बोल देती है डिस्काउंट इंटरेस्ट, भाई है तो इंटरेस्ट ही, करेक्ट ना? हाँ। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन है तो इंटरेस्ट ही। एक्सचेंज डिफरेंस, लगा तो लोन पर ही ना वो खर्चा, तो एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर एक्वायरिंग लोन, उसको आप इंटरेस्ट ही मानोगे। एनी कॉस्ट इनकर्ड फॉर टेकिंग अ लोन और यूजिंग द मनी इज इंटरेस्ट कॉस्ट, उसका प्रोसेसिंग फीस का नाम दे दो, इंटरेस्ट कॉस्ट का नाम दे दो, कोई डेवलपमेंट चार्जेस बोल के दे दो, कोई भी फीस का नाम दे दो, लेकिन अल्टीमेटली सारे के सारे चार्जेस बेटा हुए तो इंटरेस्ट ही ना। लोन ली 100 रुपए की, 2 रुपए प्रोसेसिंग फीस देना होगा, 8 रुपए आपको इंटरेस्ट देना होगा, लौटाते समय 105 देना होगा, तो भाई 8 रुपया इंटरेस्ट, 2 रुपया प्रोसेसिंग फीस, 5 रुपया एक्स्ट्रा लौटाना होगा, सब मिलजुल के मेरे लिए तो इंटरेस्ट कॉस्ट है, वो कॉस्ट ऑफ लोन है, ठीक है ना? इसलिए कॉस्ट का मतलब पता है, बोरिंग्स का मतलब पता है। चार्टर्ड, अब आगे बढ़ते हैं। इस स्टैंडर्ड को हम लोग पहले फंडामेंटली 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। करेक्ट। पहला पार्ट क्या है चार्टर्ड? पहला पार्ट है
व्हाट इज बोरोइंग कॉस्ट, और दूसरा पार्ट है व्हाट टू डू विथ बोरोइंग कॉस्ट। नाउ चार्टेड बोरोइंग कॉस्ट को हमने ऐसे तो मतलब समझ गए, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग इज नथिंग बट बोरोइंग कॉस्ट, वो ऊपर हमने लिख दिया था। बट अब स्टैंडर्ड में घुसते थे, ऑफिशियल तरीके से घुसते। इंटरेस्ट ऑन borrowed funds at EIR, एक्सपेक्टेड इंटरेस्ट रेट, EIR जो हम लोग फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में यूज करते थे, ठीक है, IRR जिसको हम लोग आप लीज में बोलते थे या कैपिटल बजटिंग में बोलते थे, करेक्ट ना, उसी तरह से EIR, इम्प्लिसिट रेट ऑफ रिटर्न, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, एक्सपेक्टेड इंटरेस्ट रेट, जो भी बोल रहा हूं, एज पर IND 109। मतलब फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। अब फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में करते थे ना अमोर्टाइज कॉस्ट मेथड, ACM मेथड में इंटरेस्ट रेट जो कैलकुलेट करते थे उस तरह से कैलकुलेट करेंगे। नाउ चार्टेड it includes अच्छा सैटरडे एक बात बताओ, डिबेंचर्स तो पक्की लोनी है, मगर मैंने प्रेफरेंस शेयर्स लिए हैं, अब प्रेफरेंस शेयर्स का जो डिविडेंड होगा क्या वो इधर इंक्लूडेड होगा, नहीं इंक्लूडेड होगा? सर प्रेफरेंस शेयर्स का डिविडेंड क्यों इंक्लूडेड होगा, वो तो कैपिटल है। एक पीछे से स्टूडेंट चिल्ला रहा है ना ना, डिपेंड करता है। प्रेफरेंस शेयर्स अगर रिडीमेबल है, अगर आप उसको कैश में रिडीम करते हो तो सर वो तो लायबिलिटी है। अगर आप उसको इक्विटी शेयर्स फ्यूचर में देने वाले हो तो वो आपके लिए इक्विटी है। मतलब प्रेफरेंस डिविडेंड अगर लायबिलिटी मान के चलते हो प्रेफरेंस शेयर को तो वो तो इंटरेस्ट कॉस्ट है, और अगर आप उसको इक्विटी मान के चलते हो तो बोरोइंग्स ही नहीं है, बात ही खत्म हो गई। एग्जैक्टली, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर में ड्रामा है चार्टेड। अगर प्रेफरेंस शेयर्स को मैं कैश में रिडीम करने वाला हूं, अगर मैं प्रेफरेंस शेयर्स को चार्टेड कैश में रिडीम करने वाला हूं तो भाई वो तो मेरे लिए लायबिलिटी है, और लायबिलिटी में अगर मैं कोई भी कॉस्ट इनकर करूं और कोई भी नाम दे दूं, इंटरेस्ट बोल दूं चाहे डिविडेंड बोल दूं, बट दैट इज इंटरेस्ट कॉस्ट ओनली, नो? हाँ जी सर, तो इट इंक्लूड्स रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। अच्छा हाँ ठीक है सर, तो इंटरेस्ट ऑन बोरोड फंड्स हो गया। दूसरी बात हो गई जो मैंने कहा था, फाइनेंस चार्ज ऑन लीज तीसरा है फॉरेक्स लॉस अप टू सर्टन अमाउंट, इसको मैंने कहा था एक्सचेंज डिफरेंस, करेक्ट। नाउ चार्टेड बोरोइंग कॉस्ट का करना क्या है? सर बोरोइंग कॉस्ट का करना क्या, उसके पहले ये बताइए, आपने रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स को लिख दिया, इसमें इक्विटी शेयर्स का क्या होगा? इक्विटी शेयर्स को जो डिविडेंड मिलता है वो नहीं आएगा, तो वो तो इक्विटी है, तो लिख देते हैं। चलिए
it does not include इक्विटी। बोरिंग कॉस्ट का करना क्या है? Started बेटा, टू स्कूल्स ऑफ थॉट्स आर देयर। देयर आर टू स्कूल्स ऑफ थॉट। एक बोलता है इंटरेस्ट कॉस्ट पीरियड कॉस्ट है, उसका एसेट के साथ कोई लेना देना नहीं है, आपको पूरा का पूरा पीएनएल में चार्ज कर देना। और दूसरा बोलता है कि लोन तो हमने एसेट के लिए ही ली है, अगर एसेट के लिए लोन नहीं ली होती तो हम लोग मतलब लोन ही नहीं लेते, तो इंटरेस्ट कॉस्ट इनकर ही नहीं होता। अगर वो इंटरेस्ट कॉस्ट इनकर ही नहीं होता तो बात ही खत्म। बात समझ में आ रही है आपको? हाँ जी। इसका मतलब चार्टर्ड बोरिंग कॉस्ट के लिए टू स्कूल्स ऑफ थॉट है। एक बोलता है पीएनएल में चार्ज कर दो, एक बोलता है एसेट में चार्ज कर दो। हमारे और जो इसने एसेट में चार्ज करने के लिए कहा ना, उसका और एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट था कि आप या तो इंटरेस्ट को पीएनएल में डालो, या आप एसेट में डालकर एसेट की वैल्यू बढ़ा दो। एसेट की वैल्यू बढ़ गई तो वो वापस डेप्रिसिएशन के रूप में पीएनएल में तो आ जाएगा, तो इंपैक्ट रिमेनिंग सेम। तो स्टैंडर्ड ने दो ऑप्शन थे, उसमें से एक ऑप्शन चुना कि बोरिंग कॉस्ट अगर एसेट के लिए है तो उसको एसेट में ऐड कर दो, और अगर बोरिंग कॉस्ट एसेट के लिए नहीं है तो उसको पीएनएल में चार्ज कर दो। एम आई क्लियर? यस। तो कंक्लूजन में हम लोग ये लिख देते हैं चार्टर्ड, क्या लिख देंगे सर? आपको जो मन करे लिख दो। इफ borrowing cost is incurred on qualifying assets, QA बोल देते हैं। If borrowing cost is incurred on qualifying assets, then borrowing cost should be capitalized, that is added to the cost of PPE, fixed asset का दूसरा नाम, करेक्ट है ना? Borrowing cost should be capitalized and added to the cost of PPE. else charge it to P और L। स्टेटमेंट ऑफ पीएल के दो पार्ट है, एक पी और एल और एक ओसीएल। स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल के दो पार्ट है, पहला पार्ट पी और एल और दूसरा पार्ट ओसीएल। ये हम लोग पी और एल में ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है ना? हाँ ना, इतनी बात तो सबको समझ में आ गई। सर क्वालिफाइंग एसेट का मतलब क्या? क्वालिफाइंग एसेट का मतलब क्या? नोट, qualifying assets, any asset which takes substantial period to be
ready to use, takes substantial period to be ready to use, to be in ready to use condition, is known as क्वालिफाइंग एसेट। जैसे ये लिखते हैं चार्टर्ड, हमारे दिमाग में और एक बात आ जाती है, सर ये सब्सटैंशियल पीरियड क्या होता है? पीरियड क्या होता है? नाउ चार्टर्ड सब्सटैंशियल पीरियड हम लोग A16 में पढ़ते थे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 में, जो इंटर में आपने या आईपीसीसी में पढ़ा था, कि सब्सटैंशियल पीरियड का मतलब होता है पीरियड 1 साल या 1 साल से ज्यादा। यहाँ पे इंड ने सब्सटैंशियल पीरियड की कोई परिभाषा नहीं दी है, कोई डेफिनेशन नहीं है कि सब्सटैंशियल पीरियड का मतलब 1 साल से ज्यादा है। सब्सटैंशियल पीरियड वो मैनेजमेंट को डिसाइड करना हो। एम आई क्लियर? इसका मतलब आपको दो बातें याद रखनी है। ए, इट इज नॉट इक्वल टू 1। बी, any period as decided by मैनेजमेंट। करेक्ट, उसको सब्सटैंशियल पीरियड मान लेते हैं ना। दूसरा, इस डेफिनेशन के कुछ एग्जाम्पल्स होने चाहिए कि इसको, ये सर ये एग्जाम्पल दीजिए, सब्सटैंशियल पीरियड टू बी इन रेडी टू यूज कंडीशन। तो चार्टर्ड इसको हमने क्वालिफाइंग एसेट को भी दो पार्ट में तोड़ दिया। पहला, इंक्लूड ए इंटेंजिबल एसेट। अब चार्टर्ड ध्यान से सुनना, इंटेंजिबल एसेट का मतलब क्या होता है वो तो आपको पता ही है। अब एक सॉफ्टवेयर में बना रहा हूं, एक सॉफ्टवेयर मैं बना रहा हूं, ठीक है। अगर मैं सॉफ्टवेयर बना रहा हूं चार्टर्ड, तो वो सॉफ्टवेयर बनने का जो पीरियड लगता है, रेडी टू यूज होने में जो टाइम लगेगा, वो सब्सटैंशियल पीरियड है। तो मैंने उस सॉफ्टवेयर अंडर डेवलपमेंट को क्वालिफाइंग एसेट बोल दिया है। करेक्ट? हाँ जी। मगर मैंने एक बना बनाया सॉफ्टवेयर खरीदा है जो कि किसी और सॉफ्टवेयर के साथ काम करेगा या किसी और एसेट के साथ काम करेगा, और वो एसेट को बनने में सब्सटैंशियल पीरियड लगेगा। तो क्या इज सॉफ्टवेयर रेडी टू यूज? नहीं। तो सॉफ्टवेयर अगर इंडिपेंडेंटली रेडी टू यूज में नहीं है तो उसको रेडी टू यूज नहीं मानेंगे। ये बात याद रखिएगा। मैंने रेडी टू यूज वाला, आपने सॉफ्टवेयर कंप्लीट खरीदा, उसमें कुछ नहीं है, मगर वो सॉफ्टवेयर जिसके साथ यूज होगा, या तो वो दूसरा सॉफ्टवेयर है या कोई हार्डवेयर है, और उस हार्डवेयर को बनने में सब्सटैंशियल पीरियड लग रहा है, तो ये सॉफ्टवेयर जो हमने खरीदा वो भी क्वालिफाइंग एसेट हो जाएगी। एम आई क्लियर? इंडिपेंडेंटली अगर आप यूज कर पा रहे हो विदाउट एनी एक्सटर्नल सपोर्ट, तो वो रेडी टू यूज कंडीशन में है, तो वो क्वालिफाइंग एसेट नहीं है। एम आई क्लियर? हाँ सर, सर बात समझ में आ गई। आपने सॉफ्टवेयर खरीदा, अगर आप इंडिपेंडेंटली यूज कर रहे हो और उसको कर सकते हो विदाउट किसी एक्सटर्नल सपोर्ट के बिना, तो क्वालिफाइंग एसेट नहीं है। अगर आप उसको किसी एक्सटर्नल सपोर्ट के साथ यूज कर रहे हो और वो सपोर्ट को बनने में सब्सटैंशियल पीरियड लगेगा, तो ये सॉफ्टवेयर को भी क्वालिफाइंग एसेट माना जाएगा। हाँ या ना? हाँ। चलो दूसरा, इन्वेंट्री
other than routine stock. इन्वेंट्रीज अदर देन रूटीन स्टॉक, जो रेगुलरली हम लोग बनाते हैं या खरीदते हैं वो वाला स्टॉक नहीं, इसमें कुछ अलग अलग भी है ना इन्वेंट्रीज में इंक्लूडेड है, जैसे स्पेयर्स एंड पार्ट, वो भी तो इन्वेंट्री में है, वो यहाँ पे आ जाएगा। एम आई क्लियर? सर हम लोग इन्वेंट्री में पढ़ते थे कि अगर कोई एसेट अगर हमने इन्वेंट्री प्रोड्यूस किया है और उसको सब्सटैंशियल पीरियड लग रहा है तो उसका बोरिंग कॉस्ट ऐड होगा। वाइन का एग्जांपल लेते थे हम, एप्लीकेबल है मगर वो तो AS2 में आएगा ना बेटा, इंड AS2 में, इन्वेंट्री वाले स्टैंडर्ड, यहाँ पे नहीं आएगा। अच्छा, पावर पावर फैसिलिटेशन plants, then generating investment property. Qualifying assets does not include the assets which are ready to use, assets which are ready to use on date of acquisition. DOA लिख भी चलेगा, करेक्ट? B assets measured at fair value. C biological assets, तो बैलेंस शीट में फेयर वैल्यू पर ही आती है, ठीक है ना, तो उसका एग्जाम्पल है बेसिकली। क्लियर चार्टेड? तो ये हो गया आपका नोट क्वालिफाइंग एसेट को लेकर। करेक्ट चार्टेड, ये क्वालिफाइंग एसेट हो गया। नाउ चार्टेड और एक नोट लिखते हैं, borrowed fund shall be used for construction, acquisition, or production of
क्वालिफाइंग एसेट। इससे मैं कुछ एक्सप्लेन करने की बात नहीं है, सब आपको पता है चार्टर्ड। तो ये चार्टर्ड हो गया आपका एकदम सिंपल सी बात कि ये बोरिंग कॉस्ट है। क्या कॉस्ट का मतलब समझा, बोरिंग कॉस्ट का मतलब समझा, बोरिंग कॉस्ट में क्या क्या इंक्लूड होगा वो समझा, बोरिंग कॉस्ट में क्या इंक्लूड नहीं होगा वो समझा। करेक्ट। बोरिंग कॉस्ट का ट्रीटमेंट भी हमने समझा, क्वालिफाइंग एसेट समझा, सब्सटैंशियल पीरियड समझा। तो बेसिकली फंडामेंटल्स की सारी बातें हो गई चार्टर्ड। ठीक है ना? हाँ जी ना। चार्टर्ड अब उसका दूसरा पार्ट है ना। दूसरा पार्ट है भाई बोरिंग कॉस्ट कैलकुलेट कैसे करेंगे। करेक्ट है ना? हाउ टू कैलकुलेट borrowing cost other than फॉरेक्स लॉस। फॉरेक्स लॉस का बोरिंग कॉस्ट इसके बाद सीखेंगे, एग्जाम्पल के साथ सीखेंगे, वो सबसे ट्रिकी एरिया है, बाकी तो आपको पता ही है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, बस फाइनल पॉइंट्स डिस्कस कर ले, आपको एक चैप्टर रिकैप हो जाए। बोरिंग कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होगा भाई, वापस मैं बताता हूं। जैसे हम लोग बोरिंग कॉस्ट की बात करते हैं तो इंटरेस्ट कॉस्ट, भाई इंटरेस्ट कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होता है? अमाउंट, पीरियड और रेट ऑफ इंटरेस्ट, तीन फैक्टर चाहिए। एकदम बेसिक कॉमन सेंस के साथ काम करेंगे अपन, और स्टैंडर्ड जो बोल रहा है वो जोड़ते जाएंगे उसमें, और कुछ नहीं करेंगे। ठीक है सर? तो बोरिंग कॉस्ट कैलकुलेट कैसे होगा? बोरिंग कॉस्ट कैलकुलेट होगा अमाउंट इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट, आरओआई इनटू पीरियड। अब ये तीनों फैक्टर पर पूरा स्टैंडर्ड बेस्ड है। अमाउंट, we have understood that the amount should be spent on purchase, construction, acquisition or production of qualifying asset, purchase, acquisition, construction और production of qualifying asset। ठीक है? तो अमाउंट मतलब अमाउंट स्पेंट ऑन क्वालिफाइंग एसेट। हाँ, तो ये अमाउंट स्पेंट ऑन क्वालिफाइंग एसेट निकालेंगे। अमाउंट स्पेंट ऑन क्वालिफाइंग एसेट। अब ध्यान से एक लॉजिक सोच। लोन है, ये कॉपी मत करने का है, लोन है क्या? कॉपी कुछ मत कीजिएगा, आपको इसकी पूरा पीडीएफ मिल जाएगा, आपको जो लिख रहा हूं खाली शांति से सुनिए। लोन, हाँ जी, 10 लाख रुपए। एसेट जो कंस्ट्रक्ट कर रहा हूं वो तो या 8 लाख की या 12 लाख की। ठीक है? मैं इंटरेस्ट पूरे 10 लाख कर दूंगा, 10 लाख पर, मगर का पूरा 10 लाख 8 लाख के एसेट में यूज होगा ना। तो मैं इंटरेस्ट 8 लाख का कैपिटलाइज करूंगा 10 लाख का। इंटरेस्ट तो मैं पूरे 10 लाख पर दूंगा, बोरोइंग कॉस्ट पूरे 10 लाख इनकर होगा, बोरोइंग कॉस्ट पूरे 10 लाख पर इनकर होगा चार्टर्ड, मगर मैं कैपिटलाइज पूरे 10 लाख का इंटरेस्ट करूंगा या 8 लाख का करूंगा? सर आपने 10 लाख की लोन ली, लेकिन एसेट में तो 8 लाख से यूज किए, तो आप इंटरेस्ट ऑन 8 लाख से कैपिटलाइज करोगे, 2 लाख का इंटरेस्ट तो थोड़ी एसेट में जाएगा। कॉमन सेंस की बात है। हाँ जी, बस बात खत्म हो गई। दूसरा, लोन ली 10 लाख की, एसेट है 12 लाख की। लोन ली 10 लाख की, एसेट ली 12 लाख की, तो लोन के कितने रुपए एसेट में यूज होंगे? सर पूरे के पूरे। करेक्ट? हाँ जी।
ऐसा भी हो सकता है कि लोन ली 10 लाख की, एसेट है 12 लाख की, बट मैंने लोन के सिर्फ 6 लाख रुपीज ही एसेट में यूज की। लोन 10 लाख की, एसेट जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है वो 12 लाख का है, बट लोन के सिर्फ 6 लाख एसेट पर यूज हो रहे हैं, तो कितने का इंटरेस्ट कैपिटलाइज होगा? तो 6 लाख का। मतलब अमाउंट स्पेंट ऑन क्वालिफाइंग एसेट होगा? नहीं, अमाउंट स्पेंट ऑन क्वालिफाइंग एसेट आउट ऑफ लोन, आउट ऑफ लोन। और कब तक कैपिटलाइज होगा सर? जब तक एसेट रेडी टू यूज नहीं हो जाती है। करेक्ट। कब तक ये कैपिटलाइज होगा? जब तक ये एसेट रेडी टू यूज नहीं होता। अब अमाउंट स्पेंट ऑन क्वालिफाइंग लोन कैसे कैलकुलेट करेंगे? अमाउंट स्पेंट ऑन क्वालिफाइंग एसेट आउट ऑफ लोन कैसे कैलकुलेट करेंगे? ओपनिंग बैलेंस इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। सर ये क्या? आराम से पहले लिख लेते फिर समझाते। कैश एक्सपेंस रॉ मटेरियल और एसेट used from store less progress payment received less government grant। ये चार्टेड हो गया अमाउंट स्पेंट ऑन क्वालिफाइंग एसेट। सपोज चार्टेड ये ईयर 1 है, मेरे पास लोन है 10 लाख की। इस 10 लाख में मैंने 2 लाख रुपए लोन क्वालिफाइंग एसेट पर यूज किया। ठीक है, इसका इंटरेस्ट 10%। करेक्ट। हाँ, अब 10 लाख में से एसेट के ऊपर कितना रुपया यूज हुआ? 2 लाख। 10 लाख में से एसेट के ऊपर कितना रुपया यूज हुआ? 2 लाख। तो इंटरेस्ट कितना का कैपिटलाइज करूं? 10 लाख का कि 2 लाख का? तो 2 लाख का। 2 लाख का इंटरेस्ट सपोज 20,000 रुपए। 2 लाख का इंटरेस्ट सपोज स्टार्टेड 20,000। 2 लाख 20 एसेट हो गए। हाँ, अब ये एसेट के इस साल कंप्लीट हो गई है? नहीं, कंप्लीट नहीं हुई। मैं ईयर 2 में गया, तो ईयर 2 में ओपनिंग बैलेंस कितना? 2 लाख 20 का। करेक्ट। अब इस पर इस साल और खर्चे हुए 80,000 रुपीज, तो एसेट कितने की हो गई? 3 लाख रुपए की। करेक्ट। तब में इन 10 लाख में से कितने यूज हो गए? 3 लाख एसेट के लिए। सर 2 लाख तो लास्ट ईयर यूज हो गए थे। अगर आपने लोन रीपे नहीं किया तो हर साल इंटरेस्ट पे करना होगा ना? हाँ। इंटरेस्ट भी पे नहीं किया तो इंटरेस्ट पर भी तो इंटरेस्ट देना होगा। हाँ, तो मुझे इंटरेस्ट 2 लाख पर 20 पर तो देना होगा। ऑल्दो मैंने लास्ट ईयर 2,20,000 यूज कर लिए, लोन के 2 लाख यूज कर लिए, उस पर 20,000 इंटरेस्ट का, तो एसेट की वैल्यू कितनी हो गई? 2,20,000। मैं इंटरेस्ट अब 2,20,000 पर ही दूंगा ना, कंपाउंड इंटरेस्ट। मैंने तो इंटरेस्ट पे नहीं किया है। बात समझ में आ रही है? इंटरेस्ट कैपिटलाइज कर दिया पहले साल। अगर मैंने इंटरेस्ट पे कर दिया होता तो अगले साल सिर्फ मुझे 2 लाख पर इंटरेस्ट जोड़ना होता। हाँ, लेकिन मैंने इंटरेस्ट पे नहीं किया है, तो लास्ट ईयर का जो बैलेंस चला आ रहा है उस पर 2,20,000 पर इंटरेस्ट देना है, प्लस करंट ईयर का एक्सपेंडिचर 80, तो मुझे इंटरेस्ट देना है 3 लाख पर। यस और नो? तो इंटरेस्ट आया 30,000, तो ये 30,000 इंटरेस्ट कैपिटलाइज होगा। मतलब चार्टर्ड में जो कहना चाहता हूं, ओपनिंग बैलेंस जो है वो इंक्लूडिंग इंटरेस्ट होगा, क्योंकि लास्ट ईयर मैंने 2 लाख रुपए यूज कर लिए लोन के।
ठीक है। अब वो एसेट लास्ट ईयर कंप्लीट नहीं हुआ, इस साल भी चल रही है, तो वापस 2 लाख पर इंटरेस्ट तो देना ही होगा। हाँ, प्लस 20,000 जो कैपिटलाइज किया है और इंटरेस्ट का पेमेंट नहीं हुआ है चार्टर्ड, उस पर भी तो इंटरेस्ट देना होगा, इसलिए ओपनिंग बैलेंस इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। फिर इस साल खर्चा किया, खर्चा 2 टाइप का होता है, कैश, नॉन कैश, या फिर सिंपल ऐसे मान लो मैं फर्नीचर बना रहा हूं, ठीक है। हाँ, अब फर्नीचर में सामान लगेगा। हाँ, फर्नीचर का कुछ सामान, जैसे कुछ लकड़ियां मेरे पुराने फर्नीचर को उठा के डाल दी और कुछ लकड़ियां मैंने खरीदी, तो एक्सपेंडिचर 2 जगह से हुए ना, एक कैश एक्सपेंडिचर, एक कैश एक्सपेंडिचर जो मैंने किया, और दूसरा जो रॉ मटेरियल या एसेट मेरे पास ऑलरेडी था उसको यूज किया, तो दोनों ही खर्चे हुए ना। तुरंत आपके मन में डाउट, सर रॉ मटेरियल या जो एसेट आपने यूज की उसके लिए पेमेंट थोड़ी किया है। अरे सपोज मेरे पास कुछ लकड़ियां थी, उसको मैंने अपने फर्नीचर बनाने में यूज कर लिया, तो मुझे बाहर से लकड़ियां नहीं खरीदनी पड़ी, करेक्ट है ना, मगर उसको बेचता तो पैसे तो मिलते ना। हाँ, तो मैंने भले ही अपनी लकड़ियां यूज कर ली, पेमेंट नहीं किया, मगर उसको बेचता तो उसके पैसे मिलते, और फिर मैं लकड़ी खरीदता तो क्या ऐड कर देता। हाँ, तो डायरेक्टली इसी को ऐड कर दो। बात समझ में आ गई। लेस प्रोग्रेस पेमेंट्स, इसका मतलब अगर सपोज चार्टर्ड मैं एसेट किसी और के लिए बना रहा हूं और उसको मैंने कहा था भाई एसेट इतनी बन गई है, अब कुछ पेमेंट मुझे कर दो, तो सपोज मैंने जैसे कहा 2 लाख मैंने खर्चा किया, हाँ, 20,000 उसमें इंटरेस्ट लगा, हाँ, 2,20,000 हो गया पहले साल, हाँ, दूसरे साल आई विल स्टार्ट विद 2,20,000, हाँ, इस पर और 80,000 का एक्सपेंडिचर हुआ, हाँ, 30,000 का इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर होगा, हाँ, एसेट कैपिटलाइज हो जाएगी 3,30,000 की, हाँ, जिसमें से मुझे कुछ प्रोग्रेस पेमेंट मिल गया। प्रोग्रेस पेमेंट मतलब मुझे सपोज 40,000 रुपए मिल गए, जिसका कॉन्ट्रैक्ट में मैं ये एसेट बना रहा था उसने मुझे 40,000 का पेमेंट कर दिया, हाँ, वो 40,000 का पेमेंट से मैं लोन रीपे कर दूंगा, हाँ, तो मुझे ब्याज तो अब 2,90,000 पर ही लगेगा ना। हाँ, या तो प्रोग्रेस पेमेंट रिसीव हो गया तो मेरे पॉकेट से पैसा लगने कम हो गए, लोन का रुपया कम यूज हो रहा है, या मुझे गवर्नमेंट ग्रांट से पैसे मिल गए तो मेरा पैसा यूज होना कम हो गया, तो मैं ये जो पैसे मुझे मिल गए, मैंने जो पैसे लगाए माइनस जो पैसे मिल गए मुझे, तो सिंपल सी बात है, अगर आप ये सारा फॉर्मूला लर्न करना नहीं चाहते तो आप क्या करोगे, करेक्ट। एसेट पर जो कंस्ट्रक्शन का खर्चा लास्ट ईयर किया था, प्लस जो लास्ट ईयर का इंटरेस्ट है, मतलब जो लास्ट ईयर कैपिटलाइज्ड अमाउंट है वो, प्लस इस साल जो भी खर्चा किया चाहे कैश या नॉन कैश हो, ये टोटल खर्चा जो मैंने क्वालिफाइंग एसेट पर किया, इसमें से कुछ पैसे मुझे वापस मिल गए, या तो मेरे कॉन्ट्रैक्टर ने दे दिए मुझे, कॉन्ट्रैक्टी ने मुझे दे दिए, या मुझे गवर्नमेंट ग्रांट मिल गए, तो उतने पैसे तो वापस आ गए, तो पैसे तो अपन के लगे नहीं, तो ब्याज तो उसमें लगेगा नहीं, इंटरेस्ट तो उसमें लगेगा नहीं, तो कैपिटलाइज तो करना ही नहीं है। अच्छा, तो सर सिंपल सी बात, एसेट का ओपनिंग बैलेंस, हाँ, प्लस जितना इस साल खर्चा किया, हाँ, प्लस जितना पैसा मिल गया, इतने रुपए हमने इस साल एसेट पर खर्च किए, एकदम कॉमन सेंस, ठीक है ना। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट, नाउ चार्टेड रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब क्या, रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, इट इज ऑल्सो known as capitalization rate. It is also known as capitalization rate. Now, correct? Such rate should be EIR of loan instrument. लोन इंस्ट्रूमेंट मगर मतलब अगर मैं डिबेंचर्स के पैसे यूज कर रहा हूं
तो डिबेंचर पर रेट ऑफ इंटरेस्ट दिखा रहा है 10%, मगर मैंने डिबेंचर डिस्काउंट में इश्यू किए थे, प्रीमियम में रिडीम करने वाला हूं, तो ईआईआर जो निकलेगा वो रेट ऑफ इंटरेस्ट लेना है। अच्छा, इफ लोन इज जनरल बोरोइंग, then rate of interest, that is capitalization rate, is equal to weighted average rate। वेटेड एवरेज रेट, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है टोटल जो इंटरेस्ट मैं बेयर कर रहा हूं, टोटल बोरोइंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल बोरोइंग इनटू 100। अगर मैं 3 टाइप के डिबेंचर्स यूज कर रहा हूं और तीनों के अलग अलग इंटरेस्ट पेमेंट कर रहा हूं, तो टोटल जो बोरिंग कॉस्ट हो तीनों का मिलाकर, तीनों का रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग है, तो वेटेड एवरेज ले लेना है। एक लोन 10% की, एक लोन 12% की, एक लोन 16% की, तो 10 प्लस 12 प्लस 16 डिवाइड बाई 3 नहीं करना। 10% की कितने रुपए की लोन है उसका इतना इंटरेस्ट होता है, 12% की कितनी लोन है उसका इतना इंटरेस्ट होता है, 14% की कितनी लोन है उसका इतना इंटरेस्ट होता है। ये तो टोटल इंटरेस्ट का खर्चा है डिवाइडेड बाई टोटल लोन इनटू 100। टोटल बोरिंग कॉस्ट पहले रुपीज में निकालना, लोन इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट विल गिव यू बोरिंग कॉस्ट ऑफ लोन 1, रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू लोन B will be borrowing cost of loan 2, rate of interest into loan 3 will give you borrowing cost of loan 3। टोटल बोरोइंग कॉस्ट तीनों का इंटरेस्ट को ऐड किया डिवाइडेड बाय टोटल लोन A प्लस B प्लस C इंटू 100 करने से आपको एवरेज रेट मिल जाएगा। एम आई क्लियर? यस सर। दूसरी बात, ये पीरियड कब से लेंगे चार्टर्ड? जिस दिन लोन लिया, डेट ऑफ लोन टेकन और डेट ऑफ कंस्ट्रक्शन स्टार्टेड और डेट from which loan amount was used in construction। चार्टर्ड हम लोग इसको प्रायोरिटी देंगे। लोन ली 1 तारीख को, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ 2 तारीख को, मगर लोन के पैसे में कंस्ट्रक्शन में यूज कर रहा हूं कुछ 3 तारीख से, तो उस दिन से कैपिटलाइजेशन शुरू होगा। सर जनरल बोरिंग्स के बारे में आपने नहीं बताया। बताऊंगा बेटा, जरूर बताऊंगा। करेक्ट। इसके ऊपर ऐसा लिख दे तो पीरियड के ऊपर ए, कमेंसमेंट। पीरियड का मतलब स्टार्ट डेट टू एंड डेट। स्टार्ट डेट कौन सा लेंगे? ये। दूसरा, एंड डेट कौन सा लेंगे? एंड डेट को हम लोग क्या बोलते हैं? सेसेशन। एंड डेट क्या बोलते हैं? सेसेशन। नाउ चार्टर्ड, सेसेशन मतलब कब? कंस्ट्रक्शन ओवर और
लोन रीपेड, कंस्ट्रक्शन या तो खत्म हो गया या लोन रीपे हो गए, विच एवर इज अर्लियर। स्टार्ट डेट, एंड डेट, कुछ पीरियड को हम लोग कंसिडर नहीं करते, सस्पेंशन बोलते हैं। अगर एक्टिव डेवलपमेंट उस समय रुक गया था तो सी, सस्पेंशन। कैपिटलाइजेशन of borrowing cost should be suspended during extended period if active development chartered is interrupted by abnormal activities or unplanned activities। इसे आपने पढ़ा होगा, ब्रिज कंस्ट्रक्ट हो रहा था, हाई टाइड आ गए, कुछ दिन के लिए ब्रिज का कंस्ट्रक्शन रुक गया। एबनॉर्मल एक्टिविटी, अनप्लान्ड थी, पहले से पता नहीं था क्योंकि रेगुलर फीचर नहीं था। प्लान था कि भाई इतने दिन के लिए तो भाई ये बंद होगा ही, तो हमने पीरियड उसी तरह से कैलकुलेट कर लिया था, तो ये प्लान्ड एक्टिविटी। तो भाई एक्टिव सस्पेंशन अगर अनप्लान्ड था, पता नहीं था और हमारा पीरियड रुक गया, तो हम लोग भाई उसको कैपिटलाइज करेंगे, करेक्ट। मगर वो प्लान्ड था कि ये होता ही है, तो कोई बात ही नहीं है, उतना पीरियड तो आपको लेना ही नहीं है क्योंकि उस दिन तो काम होने ही नहीं वाला था, आपको पहले से पता था। अच्छा, एबनॉर्मल एक्टिविटीज और अनप्लान्ड एक्टिविटीज। फिर हम लोग जिस कंस्ट्रक्शन साइट पर कंस्ट्रक्शन चल रहा था, बिकॉज ऑफ सम एक्सटर्नल फोर्सेस वी हैड टू शिफ्ट द कंस्ट्रक्शन साइट, जिसकी वजह से 2 महीने काम नहीं हुआ। अब ये पहले से पता था कि इस पोजीशन तक कंस्ट्रक्शन पहुंचेगा, फिर हमें कंस्ट्रक्शन साइट शिफ्ट करनी है और कंस्ट्रक्शन साइट शिफ्ट करने में 2 महीने लगेंगे और 2 महीने काम नहीं होगा। ये क्या पहले से पता था? हाँ, पहले से पता था, तो ये प्लान्ड था। प्लान्ड था तो वहां पे बोरिंग कॉस्ट इनकर होना ही नहीं चाहिए। अच्छा, और अनप्लान्ड एक्टिविटीज, अगर वो प्लान्ड नहीं था, करेक्ट, मतलब सस्पेंशन कम होगा जब अनप्लान्ड होगा। प्लान्ड होगा तो आपको तो पहले से पता है, तब बोरिंग कॉस्ट चालू रखोगे, मगर अनप्लान्ड होगा तब बोरिंग कॉस्ट रोक दोगे। ठीक है। अच्छा, प्लान्ड है, पहले से पता है कि ये ऐसा होता ही है, हाई टाइड आती है, 20 दिन तक काम नहीं ही होगा, तो पहले से पता था पीरियड, तो बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइजेशन चालू रखो। मगर पहले से नहीं पता था, रुक गया अचानक काम, अनप्लान्ड एक्टिविटी की वजह से, एबनॉर्मल एक्टिविटी की वजह से। हाई टाइड पहले से प्लानिंग में थी, बोरिंग कॉस्ट कैपिटल होगा। हाई टाइड पहले से प्लानिंग में नहीं थी, अचानक बाढ़ आ गया, काम रुक गया, सस्पेंशन होगा। साइट रीलोकेट की, रिलोकेशन में टाइम लगा,
करेक्ट, रिलोकेशन में टाइम लगा चार्टर्ड, पहले से पता था बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज होते रहेगा, पहले से नहीं पता तो बोरिंग कॉस्ट बंद हो जाएगा। एम आई क्लियर? यस सर। नाउ चार्टर्ड, आपने जनरल बोरिंग की बात की। इन केस specific borrowing in case of specific borrowings, borrowing cost to be capitalized is equal to total borrowing cost minus income on idle funds। मतलब अगर बोरिंग कॉस्ट जनरल है तो ऊपर वाला फंडा लगेगा। मतलब तीन टाइप के बोरिंग कॉस्ट हो गए, बोरिंग कॉस्ट ऑन फॉरेक्स, बोरिंग कॉस्ट ऑन स्पेसिफिक और बोरिंग कॉस्ट ऑन जनरल। जनरल में ये पूरा ड्रामा है, स्पेसिफिक है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, टोटल बोरिंग कॉस्ट जितना भी इनकर किया माइनस इनकम फ्रॉम आइडल फंड, पूरा का पूरा कैपिटल। सर इनकम फ्रॉम आइडल फंड मतलब मैंने लोन ली थी बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करने के लिए, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन होने में 3 महीने बाकी है, तो 3 महीने तक मैंने फंड कहीं और लगाया, उस फंड से कुछ इनकम जनरेट की, तो इनकम फ्रॉम आइडल फंड तो माइनस कर देना। बात समझ में आई? यस नो? पक्का? इसको आप थोड़ा रिवाइज करो, फिर हम लोग इसके कुछ और फाइनल पॉइंट डिस्कस करते हैं। नाउ चार्टर्ड, तो आपको ये बोरिंग कॉस्ट कैलकुलेट करना वो भी सीख गए, अदर देन हम लोग सीख गए फॉरेक्स वाला। अब चार्टर्ड हम लोग फॉरेक्स वाला बोरिंग कॉस्ट के बारे में देखते हैं और समझते हैं। केस ऑफ एक्सचेंज डिफरेंस और फॉरेक्स लॉस। करेक्ट? Started this situation arises only in case of foreign borrowings used on क्वालिफाइंग एसेट। अगर बाहर की लोन हमने क्वालिफाइंग एसेट पर यूज किया, इस पर A16 भी था ही चार्टर्ड हमारा, लेकिन थोड़ा ये एक्सटेंड हो गया, ध्यान से देखते हैं इसको। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, एकदम कॉमन सेंस से सोचेंगे तो भी हो जाएगा। सपोज चार्टर्ड लोन टेकन on 1/4/2018 of $5,000, एक्सचेंज रेट था उस दिन $1 is equal to 70 रुपीज।
at 6% per annum. On 31st of March 19, interest was paid for full year and exchange rate is equal to rupees 78. Similar loan in India is equal to 10%. अगर यही लोन आपने इंडिया से ली होती तो 10% पड़ता। अब सिंपल सी बात है, जैसे आप फॉरेक्स लोन, फॉरेक्स लॉस हो गया, मतलब पूरा कॉमन सेंस से समझेंगे चार्टर्ड तो बहुत आसान है। आपने इंडेस को कहा, अथॉरिटी को, कि भाई मैंने सिंस फॉरेन से लोन ली है तो मुझे एक्सचेंज डिफरेंस की वजह से लोन में लॉस हो रहा है। मैंने लोन ली थी 70 रुपीज में, लोन रीपे करने जाऊंगा तो 75 रुपीज लगेगा, तो 8 रुपीज का $1 पर लॉस हो रहा है। करेक्ट? हाँ। अगर 8 रुपीज का $1 पर लॉस हो रहा है तो वो लॉस भी मुझे कैपिटलाइज करने दो एसेट पर, क्योंकि मैं लोन पूरी की पूरी एसेट के लिए यूज कर रहा हूं। तो तुरंत स्टैंडर्ड ही पूछेगा ही ना, भाई बाहर से लोन क्यों ली? तो बोलेगा बाहर लोन सस्ती थी। बाहर लोन 6% में मिल रही थी, इंडिया में लोन 10% में मिल रही थी। अच्छा, करेक्ट। ऑन 31st of March 20, exchange rate on 31st March 20 exchange rate था 72। करेक्ट? हाँ जी। अब एकदम चार्टेड, एकदम कोर लॉजिक से समझेंगे, बड़ा ही सिंपल पार्ट है। पहला ईयर है 18-19, हमने लोन ली थी 14-18 को, तो 18-19 की बात पहले करते हैं। करेक्ट? ठीक है सर। तो पहला पार्ट लेते हैं, दूसरा पार्ट। पहला पार्ट ले लिया हमने 2018 में। आप खाली बातें सुनिएगा तो आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। हम लोग गए स्टैंडर्ड के पास ये कहने के लिए मेरा फॉरेक्स लॉस हुआ है लोन पर, फॉरेक्स लॉस ऑन लोन। तो स्टैंडर्ड ने कहा भाई कितना का लॉस हुआ है? तो आपने बताया फॉरेक्स लॉस कितने का हो गया? $5,000 की लोन थी, $1.78 हो गया है, जब लोन ली थी 70 था, तो आपके 40,000 रुपए का नुकसान हो गया है। तो आपने स्टैंडर्ड को कहा ये 40,000 का जो एक्सचेंज डिफरेंस अराइज हो रहा है, मैंने फॉरेक्स लॉस लेता है बट अदरवाइज वो एक्सचेंज डिफरेंस है, क्योंकि लोन आपने 70 रुपीज की ली थी, जब लोन रीपे करने जा रहे हो तो 78 के हिसाब से, क्योंकि वो तो $5,000 मांगेगा आपसे। आपको उसने $5,000 दिए थे, आपने 70 के एक्सचेंज कराकर लोन के रुपए यूज कर रहे, जब उसको पैसे देने जा रहे हो तो आपको वापस डॉलर खरीदने पड़ रहे हैं। डॉलर बेचे थे 70 में, खरीद रहे हो 78 में, तो भाई 8 रुपीज का नुकसान हो गया ना डॉलर पर। हाँ जी, हो गया सर। अब 40,000 का लॉस हो गया, तो आप 40,000 का लॉस का बोल रहे हो कि मुझे कैपिटलाइज करने दो। तो स्टैंडर्ड बोलेगा कैपिटलाइज करने दो? क्यों? तू बाहर क्यों गया लोन लेने के लिए? इंडिया में लोन नहीं मिल रही थी क्या? तो आपने कहा इंडिया में लोन 10% की थी साहब, इंडिया में लोन 10% की थी, बाहर लोन 6% की थी, इसलिए मैं बाहर चला गया। तो साहब ने कहा अच्छा चलिए देखते हैं। तो पॉइंट आता है दूसरा, एडजस्टमेंट ऑफ
borrowing cost, adjustment of borrowing cost. A chartered interest on loan इन इंडिया. स्टैंडर्ड बोलता है, वो अथॉरिटी बोलती, अच्छा बताओ बेटा, इंडिया से लोन लेते तो तुम्हें बोरिंग कॉस्ट कितना लगता? तुमने कहा ना सस्ती लोन थी इसलिए बाहर चले गए. बोला हाँ. इंडिया से लोन लेते तो कितना इंटरेस्ट पड़ता? बोला इंडिया से लोन लेते तो इंडिया का लोन $5,000 ₹70 के हिसाब से चार्टर्ड 5,000 इंटू 70 हो गया 3.5 लाख. 3.5 लाख की लोन में इंडिया से ले लेता. बोला हाँ. इंडिया में रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है 10%. हाँ, तो आपको 35,000 का बोरिंग कॉस्ट देना पड़ता. हाँ, करेक्ट ना. तो स्टैंडर्ड बोलता है भाई देखो 35,000 अगर आप पूरा का पूरा लोन इंडिया से लेते तो 35 लाख का लेते. बोला हाँ. उस पर 10% इंटरेस्ट देते. बोला हाँ. तो 35,000 ही तो बोरिंग कॉस्ट आता. इंडिया में अगर आप लोन लेते तो 35,000 से क्या बोरिंग कॉस्ट ज्यादा आता? बोला नहीं, बस 35,000 ज्यादा से हम लोग बोरिंग कॉस्ट अलाउ नहीं करेंगे. सामने वाला पूछा मतलब? मतलब मैं बता रहा हूं. एक्चुअल बोरिंग कॉस्ट. एक्चुअल बोरिंग कॉस्ट क्या? आपने $5,000 लिए, उस पर 6% इंटरेस्ट देना पड़ रहा है. हाँ, तो वो आदमी तो $5,000 का 6% मतलब $300 मांग रहा है. हाँ, आप उसको ईयर एंड में इंटरेस्ट दोगे $300 का. बोला हाँ. वो $300 ईयर एंड पे तो हो गए हैं ₹78 के. हाँ, तो आपको देना पड़ता इंटरेस्ट कॉस्ट 300 इंटू 78, 23,400. बोला एक्चुअल बोरिंग कॉस्ट आपका 23,400 का तो मैं कैपिटलाइज करने दे ही रहा हूं आपको. 23,400 आपका एक्चुअल बोरिंग कॉस्ट है जिसको तो मैं कैपिटलाइज करने दे ही रहा हूं. मगर आप इंडिया से लोन लेते तो मैं 35,000 तक कैपिटलाइज करने देता. वापस बात को ध्यान से समझने दे. अगर आप इंडिया से लोन लेते तो मैं 35,000 तक कैपिटलाइज करने देता. हाँ, आपने बाहर से लोन ली तो 23,400 तो फिर भी कैपिटलाइज करने मिल रहा है क्योंकि वो आपका एक्चुअल बोरिंग कॉस्ट है. बोला हाँ. आपको कितना कम कैपिटलाइज करने मिल रहा है? बोला सर कम कैपिटलाइज करने मिल रहा है, ये दोनों का डिफरेंस आ गया 11,600. अगर मैं इंडिया से लोन लेता तो मुझे 35,000 कैपिटलाइज करने मिलता. फॉरेन से लोन ले रहा हूं तो मुझे सिर्फ 23,400 कैपिटलाइज करने मिल रहा है. इसका मतलब 11,600 मुझे कम कैपिटलाइज करने मिल रहा है. स्टैंडर्ड ने कहा हाँ. तो मैं बोरोइंग कॉस्ट का एडजस्टमेंट करने दूंगा 40,000 और 11,600 विच एवर इज लोअर, मतलब 11,600. इतना ही मैं आपका एक्सचेंज डिफरेंस को कैपिटलाइज करने दूंगा. इससे ज्यादा एक्सचेंज डिफरेंस को कैपिटलाइज करने नहीं दूंगा. इसका मतलब ये आपका जो 28,400 है ये आपका फॉरेक्स लॉस ही है जो इंड AS 21 के हिसाब से आप पीएनएल में ट्रांसफर करते हो. सिंपल सी बात. सर 40,000 और 11,600 विच एवर इज लोअर क्यों? आप फॉरेक्स लॉस क्लेम कर रहे हो 40,000 ही, मगर सपोज ये डिफरेंस आ जाता, ये जो डिफरेंस आ जाता आपका, ये दोनों का डिफरेंस जो 11,600 आया चार्टर्ड, वो 11,600 नहीं 45,000 होता. तो गवर्नमेंट क्या बोलता? 45,000 तक आपको एक्स्ट्रा कैपिटलाइज करने दो. नहीं,
आपने मांगा ही एक्स्ट्रा कैपिटलाइजेशन 40,000, तो मैं 40,000 से ज्यादा कैपिटलाइज करने दूंगा ही नहीं। तो बात कहते हैं हम लोग गए उसके पास, 40,000 मुझे कैपिटलाइज करने दो। गवर्नमेंट ने कहा 23,400 तो करने दे ही रहा हूं। बोला हाँ, तो एक्स्ट्रा करने दो ना, और 40। बोला अरे इंडिया से लोन लेता तो भी तो 35 से ज्यादा मैं कैपिटलाइज करने नहीं देता। 23,400 तो दे ही रहा हूं, इंडिया के मुकाबले 11,100, 11,600 कम कैपिटलाइज करने दे रहा हूं। हाँ, उतना ज्यादा ले ले चल। तो 40,000 में से 11,600 और कैपिटलाइज कर लो, तो 28,400 आपको लॉस बुक करना होगा फॉरेक्स का। आप उसको कैपिटलाइज नहीं कर सकोगे। अब इसकी अकाउंटिंग देखोगे तो बेटा और क्लियर हो जाएगी। मतलब मुझे टोटल बोरिंग कॉस्ट अलाउड टू बी कैपिटलाइज्ड इज इक्वल टू 23,400, वो तो मुझे अलाउ करते ही, प्लस फॉरेक्स लॉस का 11,600, मतलब 35,000 बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज करना अलाउ कर रहे हैं। मैक्सिमम इंडिया से लोन लेते तो भी उतना ही अलाउ होता ना। हाँ, अब चार्टर्ड देखो, मैंने लोन ली कितने की, 3,50,000 की। तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू फाइनेंशियल लायबिलिटी 3.5 लाख की लोन ली। करेक्ट। हाँ, ईयर एंड में आया तो मेरा एक्सचेंज डिफरेंस 40,000 का आ गया और मेरी फाइनेंशियल लायबिलिटी बढ़ गई, लोन इंक्रीज हो गई 40,000। करेक्ट। मैंने 23,400 का तो इंटरेस्ट पेमेंट कर दिया। हाँ, 23,400 का जो इंटरेस्ट पेमेंट किया है चार्टर्ड, वो तो पूरा का पूरा कैपिटलाइज करने दे रहा है। हाँ, पीपीई 23,400 टू कैश बैंक 23,400, ये वो इंटरेस्ट है जो मुझे कैपिटलाइज करने दे रहे हैं। हाँ, अब ये जो मेरा एक्सचेंज लॉस है 40,000 का, उसमें से मैं पीआरएल में ट्रांसफर कर दूंगा 28,400 और पीपीई में कैपिटलाइज कर दूंगा 11,600 टू एक्सचेंज डिफरेंस 40,000। तो पीपीई में चार्टर्ड अगर आप देखोगे तो पहले 23,400 मुझे कैपिटलाइज करने दिया, फिर 11,600 कैपिटलाइज करने दिया, टोटल 35,000 कैपिटलाइज कर दिया। इंडिया से लोन लेते तो भी मैं 35,000 से ज्यादा कैपिटलाइज करने नहीं देता। एकदम कॉमन सेंस की बात है। हाँ जी, पहली एंट्री सर आपने लोन ली, दूसरी एंट्री एक्सचेंज डिफरेंस टू फाइनेंशियल लायबिलिटी, जो लोन डॉलर का दाम बढ़ गया उसकी वजह से आपको लायबिलिटी बढ़ गई। तो आपको याद है फॉरेक्स मतलब फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन, तो ये लोन मॉनेटरी आइटम है बेटा, और इंडेक्स कहता है मॉनेटरी आइटम को क्लोजिंग रेट पर वैल्यू करो। क्लोजिंग रेट मतलब 78 पर वैल्यू करो। 70 पर तो ऑलरेडी लोन दिखा रहा हूं मैं, ये लोन तो मैंने 70 पर दिखा दी है। मुझे अगर 78 पर वैल्यू करनी है तो 8 रुपीज से एक्स्ट्रा लोन रिकॉग्नाइज करनी होगी, तो 5,000 पर 8 रुपीज एक्स्ट्रा, $5,000 पर 8 रुपीज एक्स्ट्रा, तो मेरी लोन हो गई अब 3,90,000। इस पर जो मैं इंटरेस्ट दे रहा हूं वो तो ठीक ही है, लिखा है क्वेश्चन में कि इंटरेस्ट पेमेंट हो रहा है। हाँ, और ये एक्सचेंज डिफरेंस को मैं कैपिटलाइज करने की बात कर रहा हूं, तो उन्होंने कहा है कर लो 11,600 कैपिटलाइज। अब ड्रामा यहां तक तो हमारा AS16 भी यही बोलता था, उसके बाद AS16 चुप था। अब चार्टर्ड बात आ गई 2019-20 की, 2019-20। 1920 में क्या हुआ कि हमने तो डॉलर को रिकॉग्नाइज कर लिया 78 में। हाँ, जो फॉरेक्स लॉस था उसमें से कुछ पोर्शन कैपिटलाइज भी कर दिया। हाँ, अगले साल फॉरेक्स गेन हो गया, डॉलर का रेट गिर गया है, 72 हो गया। आप क्वेश्चन देखो चार्टर्ड, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट पे हो गया था जो मैंने पे कर दिया, इंटरेस्ट वॉज पेड फॉर द फुल ईयर, वो मैंने पे कर दिया, और 31 को डॉलर का रेट हो गया 72, और जब मैंने लोन ली थी डॉलर का रेट था 70, फिर मैंने बढ़ा दिया 78, तो एक्सचेंज डिफरेंस 8 रुपए का बुक किया।
फिर अब 78 की लायबिलिटी 72 में आ गई तो एक्सचेंज गेन आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? हाँ आएगा ना। तो चार्टर्ड 1920 में नंबर 1 फॉरेक्स गेन आया, कितने का गेन आया? गेन आ गया डॉलर 5,000 इंटू 78 माइनस 72 मतलब 30,000 का गेन आ गया। इस गेन में से लेस फॉरेक्स लॉस 28,400 का जो था, तो मेरे पास बचा कितना? 1600 का अभी भी फॉरेक्स गेन है। मतलब आपने फॉरेक्स लॉस बुक किया था 28,400 का, तो आप फॉरेक्स गेन बुक कर लो 28,400 का, फिर भी एक्सेस गेन पड़ा है आपके पास। अच्छा, तो गवर्नमेंट बोलता है आपने लास्ट ईयर जो फॉरेक्स एक्सचेंज लॉस था, आपका लास्ट ईयर फॉरेक्स लॉस कितना था? 40,000। इसमें से पीएनएल में कितना डाला था? 28,400। तो आप इसको रिवर्स कर सकते हो अप टू 28,400। आपने लॉस पीएनएल में, आपका लॉस था कितना? 48। आपने लॉस को पीआरएल में कितना ट्रांसफर किया था? सर 28,400। पीआरएल में डेबिट साइड लॉस ट्रांसफर किया था, तो क्रेडिट साइड गेन अप टू 28,400 ही रिवर्स कर दो। अच्छा, लास्ट ईयर आपने 11,600 पीपीई में डाल दिया था। हाँ, तो फॉरेक्स गेन अप टू 11,600 पीपीई से रिवर्स करो। ओ अच्छा, सर आपका जो एक्सचेंज डिफरेंस था 40,000 का, उसको पीएनएल में ट्रांसफर किया था 40 और पीपी में ट्रांसफर किया था 1600, 11,600। हाँ, अगर अब आपके पास जैसे गेन हो गया है 50,000 का, हाँ, अगर गेन हो गया अगले साल 50,000 का, तो इस 50,000 का गेन में से तो 28,400 तो आपको रिवर्सल करना अलाउड है। हाँ, और 11,600 आपने पीपी में एक्स्ट्रा डेबिट कर दिया था, वहां से रिवर्सल करो। अच्छा, और बाकी का एक्स्ट्रा जो गेन है, बाकी का जो एक्स्ट्रा गेन है वो वापस पीएनएल में डाल दो 10,000 का। ये बात है। मतलब जितना आपने पीपी में कैपिटलाइज किया था उतना आपको रिडक्शन करना हो सकता है अगर आपका गेन है अगले साल। अगर आप फॉरेक्स लॉस होता है तो पीपी को बढ़ा देते हो, फॉरेक्स गेन होगा तो जितने से फॉरेक्स लॉस को पीपी में डेबिट किया था उतने से फॉरेक्स गेन को पीपीए से हटा भी तो सकते हो। एकदम लॉजिक समझो ना। तो ये जैसे ही लोन को आपने कैपिटलाइज किया ना चार्टर्ड, ये रिवैल्यूएशन हो गया, ये रिवैल्यूएशन रिजर्व हुआ। तो रिवैल्यूएशन जब लॉस हो रहा है तो रिवैल्यूएशन रिजर्व के साथ सेटअप होगा कि नहीं होगा? अरे हाँ ना। हाँ, तो रिवैल्यूएशन लॉस जब होता है ना रिवैल्यूएशन गेन के बाद, तो रिवैल्यूएशन गेन हम लोग रिवैल्यूएशन रिजर्व में डालते हैं। जब रिवैल्यूएशन लॉस होता है तो पहले रिवैल्यूएशन गेन को एब्जॉर्ब कर लो, फिर पीएनएल में डालते हैं। करेक्ट, यहां पे भी यही बोल रहा है। कोई भी रॉकेट साइंस की बात ही नहीं कर रहा, सब कॉमन सेंस। अगर आप सोचना शुरू करोगे तो आपको ही आंसर मिल जाएगा। स्टैंडर्ड कुछ हाई फंड लॉजिक दे ही नहीं रहा है। नंबर 2, एक्चुअल इंटरेस्ट ऑन लोन, एक्चुअल इंटरेस्ट ऑन लोन चार्टर। कितना है? $5,000 इस पर 6% इंटू 73, तो हो गया 21,600। तो आपको कैपिटलाइज करने दे ही रहे थे। हाँ, लेस फॉरेक्स गेन, मैक्सिमम
अप टू 11,600, बट मैं 1,600 का ही गेन राइट ऑफ कर दूंगा, तो कैपिटलाइज होगा सिर्फ 20,000। करेक्ट। इसका मतलब आप अकाउंटिंग में आ जाओ तो आपकी फाइनेंशियल लायबिलिटी टू एक्सचेंज डिफरेंस, जो एक्सचेंज गेन आया वो है 30,000 का। करेक्ट। आपने पूरा का पूरा इंटरेस्ट जो पे कर रहे हो वो पीपी में डेबिट कर दिया, क्योंकि बोरोइंग कॉस्ट डेबिट करना अलाउड है। 21,600 डेबिट कर दिया, तो पूरा का पूरा अलाउड है ना। मगर चार्टर्ड एक्सचेंज डिफरेंस जो 30,000 का है, उसमें से आप पीपी से माइनस कितना कर लोगे? पीपी से माइनस कितना कर लोगे? 1600, और बाकी का पी और एल में डाल दोगे। कितना? 28,400। तो पीपी में डेबिट हुआ अल्टीमेटली 20,000। सर अगर ये एक्सचेंज डिफरेंस 50,000 का होता तो भी पीपी से हम लोग कितना सेट ऑफ करते? 50,000 होता। सपोज ये 50,000 होता, तो मेरे पास जो 50,000 होता चार्टर्ड, उस 50,000 में से मैं पहले माइनस करता 28,400, जो कि पीएनएल में डाला था। बचा कितना? 28,400 50,000 में से गया तो 21,600 बचता। करेक्ट। बट 21,600 में से मैं 11,600 ही पीपी से माइनस कर पाता, पूरा 21,600 पीपी से माइनस नहीं कर पाता, क्योंकि पीपी में मैंने लॉस का खाली 11,600 डाला था। तो मेरी एंट्री तब ऐसी हो जाती, एक्सचेंज डिफरेंस 50,000 टू पीपीई 11,600 टू पी और एल 50,000 माइनस 11,600 38,400। अच्छा, तो पीपी से आप 11,600 रिवर्स कर पाते मैक्सिमम, उससे ज्यादा तो रिवर्स ही नहीं कर पाते। हाँ। अच्छा, 28,400 आपने लास्ट ईयर जो लॉस बुक किया था उसको रिवर्स कर दिया। हाँ, और 10,000 देखा जाए तो एक्स्ट्रा गेन बुक किया। जो 38,400 आप पीएनएल में क्रेडिट कर रहे, तो लास्ट ईयर पीएनएल में डेबिट कितना गया था? 28,400। तो नेट दोनों साल में गेन कितना बुक किया? नेट दोनों साल में गेन कितना बुक किया? 10,000। और वही ऐसे भी होता, आप कह रहे हो ना 50,000 होता। हाँ, देखो लास्ट ईयर का लॉस कितना? 40। लॉजिकली ये पीएनएल में जाता है। इस साल का गेन कितना? 50। तो लॉजिकली 10 गेन पीएनएल में जाना चाहिए था ना, इसमें भी जाता है। सर ये बात क्लियर हो गई। ये आपका ट्रीटमेंट है फॉरेक्स लॉस का। इसके साथ ही चार्टर्ड हमारी सारी बातें एज फार एज IND 23 बोरिंग कॉस्ट है वो पूरी आती है चार्टर्ड। इतने याद रखने से बाकी जो भी आप इंस्टीट्यूट के सवाल सॉल्व करते हो वो देख लीजिएगा, वो इंटर लेवल के ही है, कुछ नहीं है। ये सारा एक रिकैपिचुलेशन था, और उसमें जो नई बात थी इंटर के अलावा, दैट वाज ये फॉरेक्स गेन, उसका भी 2019-20 की, दैट वी हैव डिस्कस्ड इन डिटेल। थैंक यू सो मच, इट वाज वंडरफुल बीइंग विद यू ऑल। बाय बाय, टेक केयर।